डिस्कस करेंगे कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है और इसके जो मेन पॉइंट्स है वो डिस्कस करेंगे। इसमें लिखे द स्टडी ऑफ हार्मोन्स, ठीक है, एंड देयर रिलेटेड डिसऑर्डर इज कॉल्ड एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम हार्मोन्स के बारे में डिस्कस करेंगे और हार्मोन्स का मतलब ये है कि ये वो मैसेंजर होते हैं जो बॉडी के एक पार्ट में प्रोड्यूस होते हैं और दूसरे पार्ट में एक्ट करते हैं। अ केमिकल मैसेंजर प्रोड्यूस इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी एक्ट ऑन अदर पार्ट ऑफ द बॉडी इज नोन एज ऑफ हार्मोन्स। अब हार्मोन्स के बारे में स्टडी करना और इससे जो रिलेटेड डिसऑर्डर है वो हम एंडोक्राइन सिस्टम में पढ़ते हैं, ठीक है जी। एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर हम कुछ ग्लैंड्स की जिक्र करेंगे। तो सबसे पहले तो आप लोग लिखें कि एंडोक्राइन ग्लैंड्स कौन कौन से हैं, ठीक है जी। एंडोक्राइन ग्लैंड, अब जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं इसकी डेफिनेशन क्या है? दोज ग्लैंड विच सिक्रीट देयर सिक्रीशन, ये जो भी सिक्रीशन देते हैं ये विदाउट डक्ट देते हैं, मतलब इसको हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? डक्टलेस ग्लैंड्स ऑफ द बॉडी, मतलब ऐसे ग्लैंड जो भी सिक्रीट करते हैं वो डक्ट के बगैर देते हैं ब्लड को, तो उसको क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड। और जो ग्लैंड अपनी सिक्रीशन डक्ट में देंगे वो एक्सोक्राइन ग्लैंड होते हैं, वो हम डिस्कस करेंगे अलग पार्ट में, ठीक है। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड हमेशा डक्ट के बगैर होते हैं, इस चीज को हम डक्टलेस ग्लैंड कहते हैं। दूसरी बात आप लोगों ने याद रखने हैं, इसकी जो एग्जाम्पल है, द मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड। इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं क्योंकि ये मेजॉरिटी हार्मोन सिक्रीट करते हैं जो हमारे बॉडी पे मुख्तलिफ फंक्शन परफॉर्म करते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड के नीचे लिखे द नेक्स्ट वन इज कॉल्ड दैट इज थायराइड ग्लैंड। कौन सा? थायराइड। थायराइड ग्लैंड इज वन ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड। नंबर 3 पैराथायराइड ग्लैंड, क्योंकि थायराइड ग्लैंड के पीछे 4 नंबर में क्या होता है? पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड के नीचे लिखे एड्रीनल ग्लैंड। दीज आर दोज ग्लैंड प्रेजेंट अबव द किडनी, ये किडनी के ऊपर होते हैं और ये ग्लैंड वो हार्मोन सिक्रेट करते हैं जिसके बगैर लाइफ इम्पॉसिबल है। इस वजह से इन ग्लैंड्स को हम लाइफ सेविंग ग्लैंड्स कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड का जो दूसरा नाम है इसको हम सुप्रा रीनल ग्लैंड्स कहते हैं। व्हाट ग्लैंड? सुप्रा रीनल ग्लैंड। सुप्रा मीन अबव, रीनल मीन किडनी, तो किडनी के ऊपर ग्लैंड को हम सुप्रा रीनल ग्लैंड या एड्रीनल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है जी। इसके बाद लिखे द नेक्स्ट वन दैट वी विल डिस्कस दैट इज कॉल्ड पेंक्रियाज। एक क्या होता है? पेंक्रियाज। तो पेंक्रियाज इज वन ऑफ द मिक्स्ड ग्लैंड, इसमें एंडोक्राइन फंक्शन भी है और एक्सोक्राइन फंक्शन भी है। तो पेंक्रियाज को हम डिस्कस करेंगे डिटेल से और इन सब चीजों के नीचे लेके वी विल डिस्कस हाइपोथैलेमस। किसके बारे में? हाइपोथैलेमस। तो हाइपोथैलेमस हम डिस्कस करेंगे और यहाँ पे नेक्स्ट लास्ट बट नॉट द लीस्ट दिस इज कॉल्ड पीनियल ग्लैंड। विच ग्लैंड? पीनियल ग्लैंड। एग्जाम के अंदर आप लोग को आएगा कि स्मॉलेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी कौन सा है? आंसर इज पीनियल ग्लैंड। अब आप लोग को मैं जहां पे स्टार बताऊंगा कम से कम आप लोगों को 1 या 2 एमसीक्यू क्वेश्चन ये पिट्यूटरी ग्लैंड से आएंगे, ये लिख ले, क्योंकि रिसेंटली जो मैंने खुद एग्जाम दिया है हर एक ग्लैंड उन लोगों ने टच किया था। इस तरह आप लोगों को भी एमबीबीएस के लेवल पे क्वेश्चन आते हैं। 1 एमसीक्यूज मिनिमम थायराइड से आएगा क्योंकि इसमें हम T3 T4 की जिक्र करेंगे, हाइपरथायराइडिज्म हाइपोथायराइडिज्म वो डिस्कस करेंगे। 1 एमसीक्यूज क्वेश्चन कैल्शियम की रेगुलेशन पे आता है क्योंकि इस ग्लैंड से पैराथायराइड हार्मोन आते हैं पीटीएच जो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। एड्रीनल ग्लैंड इज वन ऑफ द फेवरेट एग्जामिनर क्वेश्चन 2 एमसीक्यूज क्वेश्चन। 1 या 2 एमसीक्यूज आप लोग 2 लेके, क्योंकि पेंक्रियाज के अंदर जब बीटा सेल डैमेज होते हैं उससे डायबिटीज बनता है, तो डायबिटीज के ऊपर ड्रग्स के बारे में, ग्लूकोज के बारे में क्वेश्चन आते हैं और हाइपोथैलेमस से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन जरूर आता है। तो दीज आर द 6, 7 या 8 तक जो क्वेश्चन है ये एंडोक्राइन ग्लैंड से आप लोगों को जरूर एग्जाम में आएंगे, ठीक है जी। अब आते हैं अपने कंसेप्ट की तरफ, प्रॉपर टॉपिक्स की तरफ। देखिए एक डायग्राम ड्रा करते हैं और इस डायग्राम के जरिए आप लोगों ने कुछ चीजें सीखनी है। द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग दैट यू पीपल शुड नो, दिस इज हाइपोथैलेमस एंड दिस इज बिलो कनेक्टेड विद पिट्यूटरी ग्लैंड। किसके साथ? पिट्यूटरी ग्लैंड। इतना याद रखें प्लीज, इंपोर्टेंट वन, कि जो ऊपर वाला ग्लैंड है दिस इज कॉल्ड हाइपोथैलेमस। आप लोगों को पता है कि ब्रेन के 3 पार्ट्स होते हैं, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड हाइंड ब्रेन। ये जो हाइपोथैलेमस है ये 4 ब्रेन का हिस्सा है, ठीक है जी। यहाँ पे दिस ग्लैंड इज कॉल्ड पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर 2 लोब्स होते हैं, दिस इज कॉल्ड एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। इसका नाम क्या है? एंटीरियर पिट्यूटरी लोब। और इस साइड पे देखें दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब। और आप लोग को मैंने लास्ट टाइम क्लास में ये बात बताई थी कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको हाइपोफिशियल ग्लैंड भी कहते हैं, ठीक है जी। तो याद रखना है दिस इज एंटीरियर लोब एंड दिस इज कॉल्ड पोस्टीरियर लोब। लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए 2 बात और भी सुने। कभी कभार एग्जाम में आता है कि जो एंटीरियर लोब है पिट्यूटरी ग्लैंड का, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं एडिनो हाइपोफाइसिस। इट इज कॉल्ड एडिनो हाइपोफाइसिस।
और जो पोस्टीरियर लोब है इसको हम कहते हैं न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है जी, न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो प्लीज रिमेंबर दीज नेम्स, एडिनो हाइपोफाइसिस एंटीरियर लोब, न्यूरो हाइपोफाइसिस इज पोस्टीरियर लोब। ठीक है जी, तो ये दो लोब याद रखने हैं। और ऊपर पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ ऊपर क्या कनेक्टेड है, हाइपोथैलेमस। ठीक है जी, अब आते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये जो हाइपोथैलेमस है इसके अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसका नाम क्या होता है, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। प्लीज रिमेंबर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, दिस इज कॉल्ड सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। इसको अगर हम सिंपल देखें दैट इज कॉल्ड SON, इसको क्या कहते हैं, SON। फिर इसी हाइपोथैलेमस में एक और स्ट्रक्चर होता है, इसको हम कहते हैं पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। इसका नाम क्या है, पेरी वेंट्रिकुलर, पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ठीक है जी, इसको अगर हम सिंपल ले लें तो PVN, इसको हम क्या कहेंगे, PVN। ठीक है जी, ये दो पॉइंट्स आप लोगों ने और से सीखने हैं। अब प्लीज रिमेंबर, इसी टॉपिक से थोड़ा सा साइड पे आप लोग यहाँ पे नोट में लेके, अगर हम ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन, व्हाट इज द मेन सेल्स ऑफ द ब्रेन, न्यूरॉन्स। और जो न्यूरॉन्स हैं इसके तीन पार्ट होते हैं, सेल बॉडी, डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन। अब ये डेफिनेशन लेके, कलेक्शन ऑफ सेल बॉडी ऑफ मेनी न्यूरॉन्स, अगर बहुत सारे न्यूरॉन्स इकट्ठे हो जाए और उसकी किस चीज की कलेक्शन हो जाए, तब सेल बॉडी। लेकिन वी आर टॉकिंग अबाउट इनसाइड CNS, किसके अंदर, CNS। तो CNS में कितनी चीजें हैं, दो, ब्रेन एंड स्पाइनल कार्ड। अगर ब्रेन या स्पाइनल कार्ड के अंदर CNS में बहुत सारी न्यूरॉन्स की क्या चीज इकट्ठी हो जाए, सेल बॉडी, इनको हम न्यूक्लियस कहेंगे। क्या कहेंगे, न्यूक्लियस। ठीक है जी, न्यूक्लियस का दूसरा मतलब ग्रे मैटर है। आप लोगों ने व्हाइट मैटर, ग्रे मैटर ये नाम सुने हैं कि नहीं। तो सवाल ये है MCQs के अंदर कि अगर बहुत सारी न्यूरॉन्स की सेल बॉडी इकट्ठी होती है किसके अंदर, CNS में, तो उसको न्यूक्लियस कहते हैं। तो हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ व्हाट, आंसर इज CNS। ये तो ब्रेन के अंदर है। तो यहाँ पे बहुत सारी न्यूरॉन्स की किस चीज की कलेक्शन हुई है, सेल बॉडी। इस चीज के वर्ड में क्या आता है, न्यूक्लियस। लेकिन न्यूक्लियस के अलग अलग नाम है, तो इस न्यूक्लियस का नाम पेरी वेंट्रिकुलर है और इसका नाम सुप्रा ऑप्टिक है। क्लियर है, ये पॉइंट जरूर याद रखें। अब सवाल ये है कि ये जो सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस, चले जी आप लोग इस तरह याद रखें, ये एक MCQs आता है इसलिए मैं पुश करता हूँ कि इस पर थोड़ा सा टाइम लगा लूँ। ये राउंडेड जो पार्ट आप लोगों को नजर आ रही है और इसके अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस। न्यूरॉन का वो पार्ट जो राउंडेड होता है और उसमें न्यूक्लियस नजर आता है, इसको हम सेल बॉडी का नाम देंगे। किस चीज का, सेल बॉडी। सेल बॉडी को हम सोमा भी कहते हैं, इट इज नोन एज ऑफ सोमा। अब इसके सेल बॉडी के बाहर जो इस तरह शॉर्ट एक्सटेंशन नजर आ रही है, दीज आर शॉर्ट एक्सटेंशन। ये एक है कि मेनी है, मेनी, मल्टीपल, द मल्टीपल शॉर्ट एक्सटेंशन इज कॉल्ड डेंड्राइट्स। ये क्या होते हैं, डेंड्राइट्स। और इसी से एक निकलने वाला जो सबसे लॉन्ग होता है इसको हम एक्सॉन्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एक्सॉन। इसी एक्सॉन के ऊपर एक शीट होता है जिसको माइलिन शीट कहते हैं, और इस माइलिन शीट का काम इम्पल्स को फास्ट कंडक्ट करने में हेल्प करना। ठीक है जी, अब और से सुने, व्हाट इज दिस पार्ट, शाबाश। ये हमारे पास क्या है, डेंड्राइट्स है। ये राउंडेड पार्ट क्या है, सेल बॉडी है, और ये क्या है, एक्सॉन है। इसको और से देखें तो यहाँ पे आप लोग इमेजिन करें कि ये जो कलेक्शन हुई है बहुत सारी सेल बॉडी की, इसको हमने क्या नाम दिया है, तो ये न्यूक्लियस जो आता है, न्यूक्लियस, ये सेल बॉडी की कलेक्शन है कि एक्सॉन की, सेल बॉडी। और जहाँ पे सेल बॉडी होती है तो वहाँ पे क्या निकल होता है, एक्सॉन। तो यहाँ के सेल बॉडी से एक्सॉन निकलेगा कि नहीं, ये एक सेल बॉडी है कि कलेक्शन है, कलेक्शन है। तो एक्सॉन एक होगा कि बंडल में, बंडल में। और वो सारे के सारे जो एक्सॉन है ना, जो इस सेल बॉडी से निकले हैं, वो सारे के सारे किस लोब की तरफ आ रहे हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब की तरफ आ रहे हैं। तो वी कैन से axon extension coming from the nucleus in hypothalamus and they go toward the posterior pituitary lobe। इसी से भी अपने क्या निकलेंगे, शाबाश, एक्सॉन्स निकलेंगे कि नहीं। और ये जो बंडल है एक्सॉन की वो भी किधर जा रही है, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में जा रही है, इंटीरियर लोब में नहीं जा रही है। समझ रहे कि नहीं। तो एक MCQ क्वेश्चन और से सुने बात, हाइपोथैलेमस के जो न्यूरॉन, एक्सॉन इज अ पार्ट ऑफ न्यूरॉन, ये जो पूरा मैंने बनाए हैं ये एक न्यूरॉन है। तो वी कैन से कि हाइपोथैलेमस से जो न्यूरॉन नीचे आ रही है ये किस लोब में जा रही है, एंटीरियर में को पोस्टीरियर में, पोस्टीरियर में। इस हाइपोथैलेमस से न्यूरॉन अगर नहीं जा रही तो वो किस में नहीं जा रही, एंटीरियर में। तो किस लोब के अंदर न्यूरॉन की एक्सटेंशन आ रही है, पोस्टीरियर, इसलिए इसका नाम न्यूरो हाइपोफाइसिस है, इसमें न्यूरॉन आ रही है। अब समझ गए कि नहीं। पोस्टीरियर लोब का नाम दूसरा क्या है, न्यूरो हाइपोफाइसिस, क्योंकि इसके अंदर न्यूरॉन की एक्सटेंशन आ रही है। मेरी बात समझ रहे हैं। अब सवाल और से सुने, कैसे पता चलेगा कि ये सेल बॉडी है कि एक्सॉन है। सेल बॉडी के अंदर हमेशा अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। अब सवाल ये है कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर DNA होता है। क्या होता है, DNA।
डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनती है, और मैसेंजर आरएनए से फ्यूचर में प्रोटीन बनती है। क्या बनती है? प्रोटीन। इस न्यूक्लियस के अंदर, व्हाट इज द नेम ऑफ दिस न्यूक्लियस? शाबाश, सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस। दिस इज द एग्जाम क्वेश्चन, और ये एनएलई के अंदर जरूर आता है कि सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस के अंदर एक हार्मोन बनता है, उस हार्मोन का नाम क्या है? दिस इज कॉल्ड एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। एडीएच का नाम सुना है? दिस इज कॉल्ड एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन, दैट इज नोन एज ऑफ एडीएच। दिस एमसीक्यूज कम इन द एग्जाम। आज के बाद प्लीज याद रखें, जो एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन है ये हाइपोथैलेमस के अंदर किस न्यूक्लियस में बनता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में बनता है। फिर ये वाला कौन सा न्यूक्लियस है? शाबाश, पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस। ये भी एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन का नाम है ऑक्सीटोसिन। कौन सा? ऑक्सीटोसिन। ठीक है जी, ये दो हार्मोन आप लोगों ने याद रखने हैं। अब यहाँ पे फोकस करें कि जब यहाँ पे क्या बनता है? शाबाश, एडीएच, तो फिर ये यहाँ से नीचे आता है एक्सान की वजह से, और यहाँ पे आकर क्या हो जाता है? स्टोर हो जाता है। क्लियर है कि नहीं? यहाँ पे कौन सा हार्मोन आएगा? एनीवन? शाबाश, यहाँ पे कौन सा हार्मोन आएगा? ऑक्सीटोसिन आएगा। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे एक सेंटेंस बता रहा हूँ, ADH and oxytocin they store in the posterior lobe of pituitary gland but they actually synthesize in the hypothalamus। तो अगर एग्जाम के अंदर आता है कि ADH और ऑक्सीटोसिन कहाँ बनते हैं, पिट्यूटरी में कि हाइपोथैलेमस में? हाइपोथैलेमस में। लेकिन सिर्फ स्टोर कहाँ पे होते हैं? पोस्टीरियर लोब में होते हैं। तो अगर आप स्पेसिफिक जाए कि ADH स्पेसिफिक कहाँ पे बनता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में, और स्पेसिफिक जो ऑक्सीटोसिन है ये पेरी वेंट्रिकुलर न्यूक्लियस में बनता है। समझ रहे? तो ये एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखनी है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। ठीक है जी, अब आते हैं इसकी मेन कंसेप्ट की तरफ, जो आप लोगों ने याद रखना है एग्जाम के लिए, वो आप लोग अब बताने लगा। ये क्लियर है कि नहीं? अब इस पे दो चीजें लिखे, यहाँ पे आप लोग पहला हेडिंग दे दे ADH, एंटी डाईयूरेटिक हार्मोन। प्लीज इसके बारे में याद रखें, इट इज आल्सो नोन एज वेजोप्रेसिन। इसका दूसरा नाम क्या है? वेजोप्रेसिन, ये इसका दूसरा नाम है। एडीएच हार्मोन का दूसरा नाम क्या है? वेजोप्रेसिन हार्मोन है। इसमें आप लोगों ने जो एमसीक्यूज के लिए याद रखना है इंपोर्टेंट वन, उसमें आप लोग लेके इट इज सिंथेसाइज इन सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस बट stored in posterior, हाँ जी, पिट्यूटरी लोब। ठीक है जी, इसका मतलब यह है कि जो हमारे पास एडीएच है, एडीएच हार्मोन कहाँ पे बनता है? सुप्रा ऑप्टिक न्यूक्लियस में, लेकिन सिर्फ स्टोर कहाँ पे होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में होता है। नेक्स्ट एमसीक्यूज क्वेश्चन याद रखें कि द स्टिमुलस फॉर द रिलीज ऑफ एडीएच। शाबाश, अब इस गौर से सुने, ये एमसीक्यूज आता है एग्जाम के अंदर कि वो कौन सा स्टिमुलस है जिसकी वजह से जो बॉडी है वो किस चीज को रिलीज करेगी? एडीएच। अब गौर से सुने, द रीजन इज हाइपर ऑस्मोलरिटी। इस कंडीशन में हाइपर ऑस्मोलरिटी। अब इसका मतलब क्या है? ऑस्मोलरिटी डिपेंड अपॉन सल्यूट। ये किस पे डिपेंड करता है? सल्यूट पे। तो आप लोगों ने यहाँ पे याद रखना है कि अगर आप लोगों को ये पूछे ऑस्मोलरिटी ये क्या चीज है, इट इज डिपेंडेंट ऑन सॉल्वेंट के सल्यूट, डिपेंडेंट ऑन सल्यूट। ये किस पर डिपेंड करता है? सल्यूट। स्पेशली मैं बात करूंगा, स्पेशली इट इज मेनली डिपेंडेंट ऑन द सोडियम। किस चीज पे? सोडियम के ऊपर। अब थोड़ा सा इसको गौर से सुने। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ वाटर मॉलिक्यूल, और यहाँ पे लिखता हूँ सल्यूट। सल्यूट से मुराद पोटाशियम भी है, सल्यूट से मुराद सोडियम भी है, सल्यूट से मुराद क्लोराइड भी है। इन सब को अगर हम इकट्ठा ले लें, इनको हम इलेक्ट्रोलाइट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोलाइट्स। अब गौर से सुनेंगे बात तो कंसेप्ट बहुत आसान है। फॉर एग्जांपल इमेजिन करें कि बॉडी के अंदर 50 मॉलिक्यूल है, किस चीज़ के? वाटर के। तो इस 50 को बैलेंस रखने के लिए 50% क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। समझ रहे कि नहीं? गौर से सुने, एक पेशेंट है, उसको डायरिया है या उससे वाटर लॉस हो रही है। अब इसने पानी को ज़ाय किया है, वाटर क्या हुआ है? लॉस। तो इसका जो वाटर मॉलिक्यूल है वो 50 से किस पे आया है? 30 पे। लेकिन जो सल्यूट है वो तो उतना ही है, कितना है? 50। अब ये नॉर्मल है कि एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। 50% को बैलेंस करने के लिए 50 चाहिए, लेकिन अगर इससे हम 20% लॉस करें तो कितना रह जाएगा? 30। और ये कितना है? 50। तो इसी वाटर पे इस सल्यूट का लेवल क्या हुआ है? रिलेटिवली ज़्यादा के कम? नहीं समझे? 50 के लिए तो 50 चाहिए। इसको हम कहते हैं आइसो ऑस्मोलर। आइसो ऑस्मोलर का मतलब सेम ऑस्मोलरिटी है। अब 50 में से 20% वाटर मॉलिक्यूल लॉस हुआ है, कितना परसेंट रह गया है? 30। अब ये जो 30 है इसका वैल्यू कम हुआ है इस 50 पे,
तो सल्यूट का लेवल इस 30 के लिए ज़्यादा है कि कम? ज़्यादा है। तो जब वाटर पे किसका लेवल ज़्यादा हो जाए? सल्यूट का, उस कंडीशन को हाइपर ऑस्मोलरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपर ऑस्मोलरिटी। व्हाट इज हाइपर ऑस्मोलरिटी? इफ द सल्यूट लेवल, इफ द इलेक्ट्रोलाइट लेवल इज हायर देन द वाटर मॉलिक्यूल, दैट इज कॉल्ड हाइपर ऑस्मोलरिटी। तो फिर इस कंडीशन में बॉडी सेंस करती है कि हमें किस चीज़ को रिलीज करना है? एडीएच को रिलीज करना है। समझ रहे कि नहीं? तो एडीएच का काम सल्यूट बढ़ाना है कि वाटर बढ़ाना है? शाबाश, और से एनीवन? शाबाश, वाटर बढ़ाना है, क्योंकि वाटर की लेवल क्या हुई है? कम। ये एडीएच क्या करेगा? ये किडनी में जाकर वाटर को रिटेन करेगा ताकि इस 30 को दोबारा किस पे ले जाए? 50 पे ले जाए। समझ रहे कि नहीं? तो दो कंडीशन याद रखें। यहाँ पे एमसीक्यूज की तरफ जाऊंगा, जो मेन एमसीक्यूज है उसको और से सुने। एडीएच का काम दो है। अब आप लोग दोनों स्टेटमेंट सुने और बताएं कि इसमें दोनों ठीक या एक गलत है, एक ठीक है। आप लोगों ने आंसर देना है। एडीएच रिलीज तब होगा जब वाटर मॉलिक्यूल कम होगा और सल्यूट का लेवल ज्यादा होगा। ठीक है कि गलत है? ठीक है। एडीएच रिलीज तब होगा जब बॉडी में पानी की मिकदार कम होगा। ये भी ठीक है, क्योंकि इसका अल्टीमेट काम यह है कि इसका पानी का मिकदार क्या करना है? बढ़ाना है, ताकि इस पानी को हम बढ़ाए और इसका मुआवजा करें सल्यूट के साथ, ताकि ये सेम हो जाए। और हाइपर ऑस्मोलरिटी के अंदर वाटर की लेवल क्या होगी? कम होगी, सल्यूट की लेवल क्या होगी? ज्यादा होगी। समझ रहे कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब लिखें एग्जाम क्वेश्चन में कि फंक्शन ऑफ एडीएच, एडीएच का काम क्या है? फंक्शन ऑफ एडीएच। अब ये एमसीक्यूज में आता है कि एडीएच हार्मोन का काम क्या है? शाबाश, कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच? एडीएच कहाँ बनता है? सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस में। कहाँ पे स्टोर होता है? पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में। और जब ये यहाँ से रिलीज होता है, ब्लड में आता है, तो ब्लड के जरिए ये पहुंच जाता है काम करने के लिए किडनी पे। कहाँ पे? किडनी पे। तब लेके इसकी जो एक्शन है ये दो जगहों पे काम करता है। कितनी जगहों पे? दो जगहों पे। वन इज इन द एडीएच एक्ट इन द किडनी, और नंबर टू एडीएच एक्ट ऑन दी ब्लड वेसल। कहाँ पे काम करता है? ब्लड वेसल। किडनी पे काम करता है और ब्लड वेसल पे। सवाल ये है, किडनी के अंदर आप लोगों को पता है द मेन फंक्शनल यूनिट सेल्स ऑफ द किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन्स। इसको नेफ्रॉन्स कहते हैं। एनीवन कैन टेल मी द पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन? शाबाश, गिन ले। वन इज पीसीटी, अनदर इज डीसीटी, अनदर इज कलेक्टिंग डक्ट, लूप ऑफ हेनले। तो अगर एग्जाम के अंदर आ जाए कि जो एडीएच है ये नेफ्रॉन के किस पार्ट पे काम करेगा? आंसर इज कलेक्टिंग डक्ट। कहाँ पे? कलेक्टिंग डक्ट। एंड दिस क्वेश्चन वी आल्सो फेस इन द एग्जाम मल्टीपल टाइम, कि अगर एग्जाम के अंदर आता है कि एडीएच एक्ट इन द नेफ्रॉन इन विच पार्ट? आंसर इज कलेक्टिंग डक्ट। ठीक है जी, ये हम डिस्कस करेंगे। इस तरह लूप ऑफ हेनले पे लूप डायूरेटिक काम करते हैं, डीसीटी पे थायराइड डायूरेटिक काम करते हैं, इसी तरह कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एडीएच काम करता है। समझ रहे कि नहीं? अब सवाल ये है, इस कलेक्टिंग डक्ट के ऊपर एक किस्म के रिसेप्टर्स होते हैं जिसको हम V2 रिसेप्टर्स कहते हैं। कौन सा? V2। तो दिस V2 रिसेप्टर इन द कलेक्टिंग डक्ट विल बी एक्टिवेटेड बाय विच हार्मोन? एडीएच। और जब एडीएच किस रिसेप्टर पे एक्ट करे? V2। इस वजह से इट हेल्प इन रिटेंशन ऑफ वाटर। ये किस में काम करेगी? रिटेंशन ऑफ वाटर। तो आप लोग खुद सोचें कि जब एडीएच किडनी पे काम करेगा तो किडनी से वाटर की क्या करेगा? रिटेंशन करेगा। एडीएच कोशिश करता है किडनी जिस पानी से यूरिन बना रही है उसको यूरिन में ना जाने दे, उसको दोबारा क्या करे? रिटेन करे, ताकि इस लो लेवल को पानी की मिकदार को क्या करे? इंक्रीज कर सके। तो एडीएच का काम पानी को यूरिन में आउट करना है या वापस बॉडी में लाना है? बॉडी में। तो ये हार्मोन यूरिन की वॉल्यूम को बढ़ाएगी कि कम करेगी? हाँ, कम करेगी। इसलिए इसका नाम क्या रखा गया? ए स्टैंड फॉर एंटी अगेंस्ट। डायूरेटिक का मतलब यूरिन है, तो ऐसा हार्मोन जो किसके खिलाफ काम करे? यूरिन के, तो उसका नाम एडीएच है। और अगर आप यूरिन के खिलाफ काम करेंगे तो यूरिन वॉल्यूम कम होगा और जो पानी से यूरिन बनना था वो दोबारा बॉडी में रिटेन होगा। तो इसलिए हार्मोन का नाम क्या रखा गया है? एडीएच रखा गया है। समझ रहे कि नहीं? नंबर टू, सेम एडीएच अगर जाकर कहाँ पे काम करे? ब्लड वेसल पे। तो ब्लड वेसल के अंदर 3 लेयर्स होते हैं, ट्यूनिका, एडवेंटिशिया, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका एंटीमा। एडीएच एक्ट ऑन ट्यूनिका मीडिया। ये कहाँ पे काम करता है? ट्यूनिका मीडिया पे। इस ट्यूनिका मीडिया के अंदर स्मूथ मसल्स होते हैं। कौन से? स्मूथ मसल्स। इस स्मूथ मसल के अंदर गौर से सुने, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन। इस स्मूथ मसल के ऊपर V1 रिसेप्टर्स होते हैं। कौन से? V1। अगर एडीएच हार्मोन किस रिसेप्टर पे एक्ट करे? V1 विच इज प्रेजेंट इन द स्मूथ मसल ऑफ ट्यूनिका मीडिया लेयर ऑफ द ब्लड वेसल, इट विल कॉज वेजो कंस्ट्रक्शन। ये क्या करेगी? वेजो कंस्ट्रक्शन करेगी। समझ रहे कि नहीं? तो अब दो बातें गौर से सुने। एडीएच अगर आप ब्लड वेसल पे छोड़ दे तो उससे ब्लड वेसल की कंस्ट्रक्शन होगी कि डायलेशन? कंस्ट्रक्शन। तो इसलिए इस हार्मोन का काम वेसल को प्रेस करना है कि डायलेट करना है? प्रेस। इसलिए इसका दूसरा नाम वेजोप्रेसिन है। तो गौर से सुने,
वेजोप्रेसिन इसको इसलिए कहते हैं कि वेजो कंस्ट्रक्शन करता है किस रिसेप्टर पे काम करके, V1। हाउ मेनी किडनीज वी हैव, 2। तो किडनी के अंदर इसके V2 रिसेप्टर्स होते हैं, इस तरह याद रखें। तो एग्जाम के अंदर आता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ एडीएच। हाँ जी, फंक्शन ऑफ एडीएच आपका आंसर क्या है, इट डिपेंड अपॉन के वेयर इट एक्ट। अगर एडीएच किस पे काम करे, किडनी पे, तो रिटेंशन ऑफ वाटर करेगा। अगर ये वेसल पे काम करे तो वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा। एडीएच अगर किडनी पे काम करना चाहे तो किस पार्ट पे करेगा, कलेक्टिंग डक्ट्स ऑन विच रिसेप्टर, V2। और अगर ये ब्लड वेसल पे काम करना चाहे इट विल एक्ट ऑन दी V1 रिसेप्टर इन वेजो कंस्ट्रक्शन। चले जी, अब मुझे ये बता दे एमसीक्यूज के तौर पे, अगर मैं कलेक्टिंग डक्ट के लेवल पे, ये कलेक्टिंग डक्ट का एरिया है, उस पर कौन सा रिसेप्टर है, शाबाश, व्हाट इज दिस रिसेप्टर, V2। और अगर मैं स्मूथ मसल ले लूँ, ये ब्लड वेसल है और इस पर एडीएच का कौन सा रिसेप्टर है, दिस कॉल्ड ऑफ V1। अब गौर से सुने, अगर इस पे मैं बाहर से कौन सी चीज ले आऊँ, एडीएच, और इस पर भी अगर कौन सी चीज को अटैच कर लें, एडीएच। गौर से सुने, आप लोगों को पता है कि यार इस सेल के अंदर पहले से कुछ मॉलिक्यूल होते हैं, जब एडीएच इस पर काम करेगा तो एडीएच फर्स्ट मैसेंजर है, क्या है, फर्स्ट मैसेंजर। इस सेल को अब पता नहीं है कि मेरे ऊपर कौन आएगा। अब ये दरवाजा है, ये बंद है, इस दरवाजे को जो पहले खोलेगा वो दरवाजे के लिए पहला मैसेज होगा कि नहीं। तो जब बाहर से कोई भी चीज आए और किस पर काम करे, V2, तो वो कौन सा मैसेंजर होगा, फर्स्ट मैसेंजर। तो जब एडीएच किस पे काम करे, V2 पे, किसके अंदर, किडनी, तो फिर जो मैसेज एडीएच ने लाया होगा वो सेल के अंदर ट्रांसफॉर्म होगा कि नहीं। और सेल के अंदर जो सबसे पहले मैसेज मिलेगा किसी को, तो उस बंदे का नाम साइक्लिक एएमपी है, क्या है, साइक्लिक एएमपी। फिर से सुने, V2 रिसेप्टर मैसेज किससे लेगा, एडीएच से, और फिर किसको ट्रांसफॉर्म करेगा, साइक्लिक एएमपी। और साइक्लिक एएमपी जो है कलेक्टिंग डक्ट के दरवाजे खोलेगा ताकि जो पानी यूरिन में जा रही थी उसको दोबारा क्या कर सके, रिटेन कर सके। समझ गए क्या नहीं। अब मैं जो सवाल समझाने जा रहा हूँ वो क्या है, व्हाट इज द सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच ऑन V2 रिसेप्टर, आंसर इज साइक्लिक एएमपी। और ये लिख ले, क्लास है कि आप लोग के एग्जाम में आएगा कि सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच क्या है, आंसर इज साइक्लिक एएमपी। अगर एडीएच कहाँ पे काम करे, किडनी में काम करे। समझ गए क्या नहीं। नंबर 1 क्वेश्चन फिर से, एडीएच अगर किस पे काम करे, V1, तो V1 रिसेप्टर वेसल में है कि किडनी में, वेसल में। तो जो एक्शन किडनी करती है वो वेसल भी करती है कि अपोजिट, अपोजिट है, अपोजिट है। इसका काम रिटेंशन है, इसका काम वेजो कंस्ट्रक्शन है, दोनों डिफरेंट है। तो साइक्लिक एएमपी यहाँ पे होनी चाहिए कि डिफरेंट चीज होनी चाहिए, शाबाश। मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जिसने एंडोक्राइन सही पढ़ लिया उसने एमबीबीएस के बहुत सारी चीजें पढ़ ली। इट्स अ वेरी टफ सिस्टम बट वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। ये सारा एक गेम है, थोड़ा गौर से सुने, जहां पे नहीं समझ आए फिर बताए, हम फिर से रिपीट करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द लेक्चर एवरीवन शुड हैव अ क्लियर क्रिस्टल कंसेप्ट कि हमने आज क्या पढ़ा है। फिर से, एडीएच अगर किस कहां पे काम करना चाहे तो किस रिसेप्टर पे करेगा, V2। तो जब एडीएच इसको मैसेज देगा तो ये मैसेज फिर V2 आगे किसको देगा, साइक्लिक एएमपी। तो पहला मैसेंजर तो कौन था, एडीएच, और इसके बाद जो मैसेज किसको मिलेगा वो सेकंड होगा। तो सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच इन द किडनी इज ऑफ साइक्लिक एएमपी। ये सवाल क्लियर हो गया। ये चाहे जिधर भी आप जाकर किसी को बताएंगे, इट्स अ ब्रिलियंट क्वेश्चन टू रिमेंबर फॉर द एग्जाम, ठीक है जी। लेकिन गलती लोग क्या करते हैं, एग्जाम में आता है सेकंड मैसेंजर फॉर दी एडीएच, तो ऑप्शन ए में होता है साइक्लिक जीएमपी, ये अलग चीज है, ये हम किसी और जगह पढ़ेंगे। सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच साइक्लिक एएमपी, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट होता है, ठीक है जी। चले जी, अब आप थोड़ा सा मेरे साथ कोऑपरेट करें। अगर एडीएच काम करना चाहे कहाँ पे, ब्लड वेसल, तो किस रिसेप्टर को अटैच होगा, V1। यार ये जो V1 से काम करना चाहता है वो आया सेम काम है जो V2 से करना चाहता है कि डिफरेंट है, डिफरेंट है। V2 से क्या करना चाहता है, रिटेंशन ऑफ वाटर, V1 से क्या करना चाहता है, वेजो कंस्ट्रक्शन, तो डिफरेंट है ना। तो एग्जाम में आता है कि जब एडीएच V1 पे काम करें तो ये इसको मैसेज देगा कि नहीं। अब ये V1 आगे भी मैसेज ट्रांसफॉर्म करेगा किसी को कि नहीं। लेकिन ये हम कहाँ की बात कर रहे हैं, ब्लड वेसल। उस सेकंड मैसेंजर का नाम होता है IP3, कौन सा, IP3। ये गौर से सुने, तो सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच इन द ब्लड वेसल इज IP3, बट सेकंड मैसेंजर फॉर एडीएच इन द किडनी इज साइक्लिक एएमपी। समझ गए क्या नहीं। इन दोनों में फर्क है और प्लीज रिमेंबर फॉर द एग्जाम, वेरी वेरी कॉमनली आस्क्ड एग्जाम क्वेश्चंस। अब गौर से सुने, ये जो IP3 है ना, इसका काम क्या है, थोड़ा सा इसको गौर से सुने। ये हमने एक सेल लिया है, कहाँ से हमने लिया है, ब्लड वेसल, और सेल के अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, उसके अंदर ये जो IP3 है ये सेल के अंदर इंक्रीज करता है। इस एरो का मतलब इंक्रीज कैल्शियम। ये किसको इंक्रीज करता है, कैल्शियम। ये अपनी जिंदगी का एक कंसेप्ट बना ले कि जिस सेल में IP3 एक्टिवेट होता है वो उस सेल के अंदर किस चीज को बढ़ाएगा, कैल्शियम। और कैल्शियम हेल्प इन रिलैक्सेशन के कंट्रैक्शन, कंट्रैक्शन, इसलिए कैल्शियम बढ़ने की वजह से क्या होता है,
वेजो कंस्ट्रक्शन होता है, ये एग्जाम में आता है। ठीक है जी, तो अब दो बातें आप लोगों ने सीख ली, मैं एक दफा रिपीट करता हूँ फिर आगे चलते हैं। एडीएच विल एक्ट ऑन द किडनी ऑन विच रिसेप्टर, V2, तो उसका सेकंड मैसेंजर क्या होना चाहिए, साइक्लिक एम्प, तब रिटेंशन ऑफ वाटर होगी। जब एडीएच ब्लड वेसल पे काम करता है ऑन विच रिसेप्टर, V1, दैट विल एक्टिवेट ऑफ IP3, जिसकी वजह से क्या बढ़ेगी, कैल्शियम एंड वेजो कंस्ट्रक्शन होगी। ठीक है जी, ये इसके जनाब मेन इंपोर्टेंट एमसीक्यूज थे। अब आते हैं दो पॉइंट्स की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल एग्जाम के अंदर पूछा जाए कि जो एडीएच है, अब इसको और से सुने, हाँ इधर देखिए, फॉर एग्जांपल अ कंडीशन where ADH is absent or fail to perform function is known as, अब इसको और से देखें, इसका मतलब यह है कि वो कंडीशन जिसमें या तो एडीएच बने ही ना, एब्सेंट हो, या बॉडी में हो लेकिन रिसेप्टर पे काम हो ना करे, तो ऐसे कंडीशन को हम कहते हैं डायबिटीज इंसिपिडस। क्या कहते हैं, डायबिटीज इंसिपिडस, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। एक तो डायबिटीज मलाइटस होता है, वो अलग चीज़ है, वो हाइपरग्लाइसीमिया की वजह से होता है। डायबिटीज इंसिपिडस का वर्ड आज के बाद कोई बोले तो इतना पता होना चाहिए कि एडीएच का मसला है। किस चीज़ का, एडीएच का। अब यहाँ पे दो बातें और से सुने, जो डायबिटीज इंसिपिडस है इसको हम टिपिकली डिवाइड करते हैं कितनी टाइप्स में, टू टाइप्स में। तो और से सुने, उन टू टाइप्स के अंदर एक का नाम है सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, एक क्या होता है, सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस, और एक का नाम होता है नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, दैट इज कॉल्ड नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। अब और से सुनेंगे, ठीक है जी। जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है ना, इसमें होता यह है, इन दिस कंडीशन एडीएच इज एब्सेंट। अगर एक बंदा है उसके बॉडी में एडीएच है ही नहीं, मतलब एडीएच एब्सेंट है, तो फिर उस कंडीशन का नाम सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। कुछ लोग होते हैं, आप उसका सीरम में एडीएच चेक करते हैं, एडीएच ब्लड में आता है लेकिन वो रिटेंशन ऑफ वाटर नहीं करता, तो एडीएच बनने का मसला है कि रिसेप्टर पे काम करने का, रिसेप्टर पे, तो उसका नाम नेफ्रोजेनिक होता है। यहाँ पे लेके इन दिस कंडीशन ADH is not working on receptor properly। इसका मतलब यह है कि जो नेफ्रोजेनिक केस है ना, नेफ्रोजेनिक, इसमें जो ADH है वो रिसेप्टर पे सही तरीके से काम नहीं करता। ये बात गौर से सुनेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर बॉडी में ADH नहीं बनता उसका नाम सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। अगर ADH बनता है लेकिन रिसेप्टर पे काम नहीं करता तो उसका मतलब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। थोड़ा सा आसान बनाता हूँ, आसान किस तरह बनेगा, आप लोग बताएं। ADH कहाँ बनता है, हाइपोथैलेमस में, सुपर ऑप्टिक न्यूक्लियस में, अभी हमने पढ़ा है। फिर ये नीचे आता है, कहाँ पे स्टोर होता है, वेरी गुड, पोस्टीरियर पिट्यूटरी लोब में स्टोर होता है कि नहीं, और फिर यहाँ से रिलीज होता है, काम कहाँ पे करता है, किडनी पे और ब्लड वेसल पे। किडनी पे ये V2 पे काम करता है, ब्लड वेसल पे V1 पे काम करता है। लेकिन फिजियोलॉजी में ये लिखा गया है कि ADH 90% किस पे काम करता है, किडनी पे, और 10% ब्लड वेसल पे। तो कहने का मतलब यह है कि ADH अगर आज मेडिकल फील्ड में जाना जाता है तो वो वेज ऑफ कंस्ट्रक्शन की वजह से नहीं, बल्कि रिटेंशन ऑफ वाटर की वजह से। ADH का मेन काम कहाँ पे होता है, किडनी पे, बट इट आल्सो एक्ट ऑन द ब्लड वेसल। लेकिन 90% इसको लोग जानते हैं बिकॉज एक्ट ऑन द किडनी, और जब ये किडनी पे काम करे किस रिसेप्टर पे, V2, इट विल हेल्प इन द रिटेंशन ऑफ वाटर। ठीक है जी, अब इसको गौर से सुने प्लीज, दैट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। बस जस्ट एक मिनट इधर फोकस करें कि मैं क्या लिखने जा रहा हूँ। अगर एक पेशेंट है उसको TBI है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, क्या है, ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी। एक पेशेंट है, इसको जनाब ब्रेन के अंदर क्या है, ट्यूमर है। कोई भी ऐसा रीजन जो दिमागी हो, ब्रेन के अंदर हो, जिसमें सुपरा ऑप्टिक न्यूक्लियस डैमेज हो जाए, क्या हो जाए, डैमेज, तो आया वो ADH बना सकेगा, नहीं बनाएगा। तो यहाँ पे जब ADH नहीं बनेगा तो यहाँ पे नहीं आएगा, तो ब्लड में ADH होगा कि एब्सेंट होगा, एब्सेंट होगा। तो जब ADH नहीं है तो रिटेंशन ऑफ वाटर भी नहीं होगी। अब समझ रहे कि नहीं। अब ADH अगर बॉडी के अंदर क्या है, एब्सेंट,
तो फिर किडनी का मसला है कि ब्रेन का मसला है? ब्रेन, जहाँ पे बनता है। और ये कहाँ पे बनता था? हाइपोथैलेमस में। और हाइपोथैलेमस इज अ पार्ट ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम। तो सेंट्रल मसले में एडीएच बनेगा नहीं, तो इसलिए सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मतलब हाइपोथैलेमस का इशू है, ब्रेन का इशू है, तो एडीएच है ही नहीं। अगर ये एडीएच क्या करे? शाबाश, बनाए। ये काम कर रहा है, ये बनाए, तो फिर यहाँ पे आएगा कि नहीं? फिर यहाँ पे भी आएगा। तो ब्लड में फिर आएगा कि नहीं? अगर एडीएच ब्लड में आया, लेकिन किडनी के अंदर जो कौन सा रिसेप्टर है, V2, ये काम ना करे, तो एडीएच प्रेजेंट इन द ब्लड बट नॉट एक्ट ऑन V2 रिसेप्टर। तो ब्रेन का इशू है कि किडनी का? किडनी। और किडनी के मेन सेल कौन से होते हैं? वेरी गुड, कौन से सेल? कलेक्टिंग डक्ट्स का मसला है। तो अगर एडीएच है लेकिन किडनी के अंदर किस सेल का मसला है? नेफ्रॉन। तो उसका मतलब क्या है? नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। तो नेफ्रोजेनिक का मतलब नेफ्रॉन का इशू है, और नेफ्रॉन का इशू मतलब किस रिसेप्टर का इशू है? V2 का इशू है। समझ रहे कि नहीं? तो एग्जाम में आता है कि जो सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है, इसकी काज क्या है? अब नंबर 1 ट्रोमेटिक ब्रेन इंजरी, ठीक है। नंबर 2 ट्यूमर। क्या होता है? ट्यूमर। So these are the main two causes: traumatic brain injury and of tumor. These are the leading causes of central diabetes insipidus. लेकिन एक पेशेंट है, उसको नेफ्रोजेनिक केस है। नेफ्रोजेनिक का मतलब क्या है? मसला कहाँ पे है? ब्रेन में कि किडनी में? किडनी। और किडनी के अंदर किस रिसेप्टर? V2। कुछ लोगों में ये बाई बर्थ इशू होता है, दैट इज जेनेटिक म्यूटेशन। किस वजह से? जेनेटिक म्यूटेशन की वजह से। मतलब खानदानी ये मसला होता है, उनका V2 रिसेप्टर काम नहीं करता। नंबर 2 जो मैंने अभी MRCP में भी फेस किया है और NRE1 में भी आता है, वो ये है, एक पेशेंट है, अगर वो बाइपोलर डिसऑर्डर का पेशेंट है। किस चीज़ का? बाइपोलर। तो बाइपोलर डिसऑर्डर में इंसान ऐसा ड्रग लेता है जिससे इसकी मूड को स्टेबलाइज करे। द ड्रग ऑफ चॉइस इज लिथियम। कौन सा? लिथियम। और जो लिथियम ड्रग है, इसका साइड इफेक्ट ये है कि ये V2 रिसेप्टर को डैमेज करता है। तो एग्जाम के अंदर आ जाए, एक पेशेंट है, वो साइकेट्रिक प्रॉब्लम में है, बाइपोलर डिसऑर्डर, और वो एक मेडिसिन ले रहा है जिसके बाद उसकी बॉडी में कौन सा हार्मोन काम करना कर सके? एडीएच। तो वो कौन सा ड्रग होगा? लिथियम होगा। तो लिथियम का साइड इफेक्ट ये है, इट कैन कॉज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। समझ रहे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, अनदर वेरी इंपॉर्टेंट वन यहाँ पे, दैट इज कॉल्ड, एक एंटीबायोटिक है डिमीक्लोसाइक्लिन। कौन सा? डिमीक्लोसाइक्लिन। ये एक एंटीबायोटिक है, इसकी डोज भी अगर हम ज्यादा यूज करें, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन में यूज होता है, ये भी V2 रिसेप्टर को डैमेज करता है। तो डिमीक्लोसाइक्लिन की साइड इफेक्ट भी है, इट कैन कॉज नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। और आखिर में लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हाइपर कैल्सीमिया। किस वजह से? हाइपर कैल्सीमिया। जब कैल्शियम की मिकदार बहुत ज्यादा होती है तो एक्सेस कैल्शियम कैन आल्सो डिसरप्ट दी V2 रिसेप्टर। तो अगर आप कैल्शियम की मिकदार को बहुत ज्यादा बढ़ाए, तो जो एक्सेस कैल्शियम है, ये भी V2 रिसेप्टर को डैमेज करने की एबिलिटी रखता है। समझ रहे कि नहीं? अब सवाल यह है, वो कौन सा हार्मोन है जो कैल्शियम को बढ़ाता है? PTH, पैराथायराइड हार्मोन। तो आप लोग को ये भी तो पता है कि हाइपर कैल्सीमिया इज सीन इन हाइपर पैराथायराइडिज्म। किसके अंदर? हाइपर पैराथायराइडिज्म। इस केस के अंदर देयर इज इंक्रीज लेवल ऑफ PTH, पैराथायराइड हार्मोन। ये हम डिस्कस करेंगे आगे, जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो आप लोग को मैं बताऊंगा। जिस तरह के आप लोग को इतना पता होना चाहिए, अगर आप कैल्शियम को देखें, कैल्शियम देखिए, कैल्शियम जो होता है ना, कैल्शियम, इसका नॉर्मल वैल्यू 8 से लेके 10 mg/dl होता है, 8 to 10। अगर आप किसी का कैल्शियम लेवल किससे कम करें? 8 से कम हो जाए, दिस इज कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। दिस कॉल्ड हाइपोकैल्सीमिया। और अगर किसी का कैल्शियम लेवल किससे ज्यादा हो जाए? 10 mg/dl, तो उसका नाम क्या है? हाइपर कैल्सीमिया। समझ रहे? अब इधर गौर से सुने, जब आपका कैल्शियम लेवल बहुत ज्यादा होगा तो उसको हमने क्या करना है? कम करना है। ज्यादा कैल्शियम को नीचे लाना, ये काम करता है कैल्सीटोनिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन? कैल्सीटोनिन। लेकिन जब कैल्शियम बहुत ज्यादा क्या होता है? कम, तो उसको ऊपर लेके जाना, ये किसका काम है? PTH हार्मोन। तो पैराथायराइड का काम लो कैल्शियम को बढ़ाना होता है, और कैल्सीटोनिन का काम हाई कैल्शियम को लो करना होता है। समझ रहे कि नहीं? ये क्वेश्चन आप लोग को ऐसे लगेंगे कि यार ये तो आसान है, लेकिन एग्जामिनर इसी के साथ खेलता है और इसी में आप लोग को कंफ्यूज करता है। तो जब कैल्शियम का लेवल बहुत ज्यादा होगा, इसको नीचे लाना कैल्सीटोनिन का काम है, और जब कैल्शियम कम होता है, इसको ऊपर लेके जाना, ये PTH का काम होता है। तो व्हाट इज PTH हार्मोन कम फ्रॉम? ये कहाँ से आता है? पैराथायराइड ग्लैंड से आता है। तो अगर पैराथायराइड ग्लैंड के अंदर मसला है, उस कंडीशन का नाम हाइपर पैराथायराइडिज्म है।
तो जब हाइपर पैराथायराइडिज्म है, ये फिजियोलॉजी है कि पैथोलॉजी है? पैथोलॉजी है। इस केस के अंदर एक्सेसिवली एबनॉर्मली किस चीज़ का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा? पीटीएच। तो जितना पीटीएच ज़्यादा होगा उतना ये ज़्यादा कैल्शियम को बढ़ाएगा, और जब कैल्शियम का लेवल ज़्यादा बढ़ेगा तो इट विल डैमेज विच रिसेप्टर? V2। और जब V2 खराब होगा तो उस पर एडीएच काम नहीं करेगा, एंड दैट विल लीड टू नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। ठीक है जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एग्जाम के अंदर आता है इसका ड्रग ऑफ द चॉइस लेके। ड्रग ऑफ चॉइस किस कंडीशन का? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस। इसमें हम क्या देंगे? आप लोग क्या कहेंगे? सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस में रिसेप्टर का मसला है कि एडीएच का मसला है? एडीएच। तो हम ऐसा ड्रग देंगे बाहर से जो किस जैसा काम करे? एडीएच। उस ड्रग का नाम डेस्मोप्रेसिन है। क्या है? डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। जो नाम सुना है, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। दिस ड्रग एक्ट लाइक एग्जैक्टली एडीएच। ये किस जैसा काम करता है? एडीएच। इसलिए फिजियोलॉजी के अंदर इसको हम एडीएच एनालॉग कहते हैं। क्या कहते हैं? एडीएच एनालॉग। एनालॉग का मतलब सिमिलर ड्रग। ये वो ड्रग है जिसका 99% एक्शन किस जैसा है? एडीएच जैसा है। समझ रहे कि नहीं? अब आप लोगों ने ये सवाल नहीं किया कि सर हम एडीएच क्यों नहीं देते? फार्मास्यूटिकली एडीएच जैसा एडीएच शक्ल में अभी तक बना नहीं है, तो हम अगर एडीएच नहीं दे सकते तो एडीएच जैसा ड्रग तो दे सकते हैं कि नहीं? और उसका नाम क्या है? डेस्मोप्रेसिन एसीटेट है। और ये जो है इसकी जो ट्रीटमेंट है डिपेंड अपॉन द काज। डिपेंड अपॉन काज। हम काज को देखते हैं। काज का मतलब क्या है? अगर कैल्शियम का लेवल ज़्यादा है पहले उसको क्या करेंगे? कम करेंगे, ताकि V2 रिसेप्टर की जो डैमेजिंग कैपेबिलिटी है उसको क्या कर सके? कम कर सके। अगर किसी ड्रग की वजह से है तो वो ड्रग क्विट करेंगे। एक पेशेंट है वो लिथियम ले रहा है, किस के लिए? बाइपोलर डिसऑर्डर के लिए। अभी बताया था कि नहीं? तो अगर आप लिथियम देंगे और एक पेशेंट में ये प्रॉब्लम आ गई तो आप इसको मजीद कंटिन्यू करेंगे कि स्विच ऑफ करेंगे? स्विच ऑफ करेंगे, इसको फिर नहीं देंगे, कोई और ड्रग देंगे। इसका अल्टरनेट ड्रग कार्बामाज़ेपिन है। क्या देंगे? कार्बामाज़ेपिन। तो कार्बामाज़ेपिन इज द सेकंड लाइन ड्रग फॉर बाइपोलर डिसऑर्डर। हम दो कंडीशन में लिथियम नहीं दे सकते। कितने कंडीशन में? दो। एनीवन। वन इज कवर नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। नंबर 2 प्रेगनेंसी, क्योंकि दिस ड्रग कैन क्रॉस प्लेसेंटा एंड इट डैमेज द हार्ट। ये फीटस के अंदर हार्ट को डैमेज करके एक डैमेज कराती है हार्ट में, ट्राइकस्पिड वाल्व को डैमेज करती है। उसको हम कहते हैं एप्स्टीन एनोमली। क्या कहते हैं? एप्स्टीन। ये भी एग्जाम में आता है। तो आप लोग अगर गुड स्टूडेंट लिखना चाहें तो एग्जाम में काम आ जाएगा। ये लिख ले कि अगर एक पेशेंट है वो प्रेगनेंसी में किस ड्रग का इस्तेमाल करेगी? हाँ, लिथियम। तो उसके आने वाले बच्चे में कौन सा एनोमली होगी? एप्स्टीन एनोमली। और एप्स्टीन एनोमली के सामने ब्रैकेट में लिखे इट इज अ ट्राइकस्पिड वाल्व डैमेज। ये कौन सी वाल्व की डैमेज है? ट्राइकस्पिड वाल्व। तो फिर बच्चे के अंदर हार्ट प्रॉब्लम के चांसेस क्या होते हैं? ये ज्यादा होते हैं। ठीक है जी। तो ये इसके मेन पॉइंट्स हैं जो आप लोगों ने याद रखने हैं एडीएच के बारे में। अगर एक पेशेंट है एडीएच के अंदर, देखिए दो चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है कि फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक केस लिखता हूँ, केस को गौर से सुने। हाँ, कि ये नोट में लेके, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में टेस्ट किया जाता है। क्या पेशेंट हैविंग पोलीयूरिया। पोलीयूरिया का मतलब क्या है? एक्सेसिव यूरिन। ठीक है, पोलीयूरिया। पॉलीडेप्सिया। पॉलीडेप्सिया का मतलब एक्सेसिव थर्स्ट। ज्यादा यूरिन जो पास करेगा उसको ज्यादा प्यास लगेगी, क्योंकि वॉल्यूम जो है फ्लूइड की क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो पोलीयूरिया एंड ऑफ पॉलीडेप्सिया। अब और से सुने, एंड हैविंग वीकनेस। पेशेंट को पोलीयूरिया पॉलीडेप्सिया के साथ क्या है? वीकनेस भी है। अब प्रॉब्लम यह है, मेन पॉइंट इज दिस, कि यूरिन ऑस्मोलरिटी। यूरिन ऑस्मोलरिटी, अब इसमें आप लोगों को याद रखें, लो। यूरिन ऑस्मोलरिटी इज लो, एंड आफ्टर डेस्मोप्रेसिन एसीटेट आपने पेशेंट को क्या दिया? द यूरिन ऑस्मोलरिटी इज हाई, स्टिल रिमेन लो। चलिए क्वेश्चन आप लोगों पे छोड़ता हूँ, आप लोग इसको गौर से पढ़ें और आंसर देने की कोशिश करें। मैं थोड़ा सा आसान बनाता हूँ कि कंसेप्ट में क्या पूछने जा रहा हूँ। एक मरीज है, वो कहते हैं कि मुझे ज़्यादा पेशाब आ रही है, पोलीयूरिया। जितनी मरतबा वो ज़्यादा यूरिन पास करता है उतनी ज़्यादा उसको प्यास लगती है, पोलीडेप्सिया। फिर आपने उसका यूरिन टेस्ट किया और ऑस्मोलरिटी जो यूरिन की आ रही थी वो कम आ रही थी। ऑस्मोलरिटी डिपेंड अपॉन सल्यूट के सॉल्वेंट, सल्यूट इलेक्ट्रोलाइट। यूरिन में इलेक्ट्रोलाइट की लेवल क्या आ रही है? कम के ज़्यादा? फिर से ऑस्मोलरिटी डिपेंड अपॉन सल्यूट। सल्यूट ज़्यादा, ऑस्मोलरिटी भी ज़्यादा। सल्यूट कम, ऑस्मोलरिटी भी कम।
पेशेंट की यूरिन ऑस्मोलरिटी कम है तो यूरिन में सल्यूट क्या है, उस पे पानी की मिकदार क्या है, पानी की मिकदार ज्यादा है, इसलिए पेशेंट को पोलीयूरिया है। पोलीयूरिया होगी, यूरिन ज्यादा जाएगी तो वाटर मिकदार ज्यादा होगा, सल्यूट क्या होगा, कम होगा। यहां तक क्वेश्चन क्लियर है? फिर से सुने। फिर आपने इस मरीज को एक गोली खिलाई, किस चीज की, डेस्मोप्रेसिन एसीटेट की। किस चीज की, डेस्मोप्रेसिन। उस मरीज में अगर डेस्मोप्रेसिन एसीटेट देने से ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, बढ़ गई, तो फिर क्या मसला है। और अगर ऑस्मोलरिटी इसी तरह एज टेस्ट क्या रही, लो रही, तो फिर क्या मसला है। शाबाश। एंड 90% आई होप कि आप लोग इसको आंसर कर सकें। लेकिन जस्ट थिंक फॉर अ व्हाइल, टेक 30 सेकंड, डिस्कस विद ईच अदर एंड जस्ट गिव मी द आंसर, कि मुझे पता चले कि आप इसको समझ सके हैं। हाँ, हाई ब्रेन का इशू है, हाँ जी। लो नेफ्रॉन का इशू है, चले जी नेक्स्ट। हाँ, पेशेंट को पेशाब ज्यादा आ रही है, आपने उसका यूरिन ऑस्मोलरिटी देखा तो वो क्या है, तो आपने सोचा कि यार किसी एडीएच हार्मोन का मसला क्यों ना हो, लेकिन ये नहीं पता कि वो सेंट्रल है कि नेफ्रोजेनिक है, तो आपने उसको ब्लाइंडली ये टेबलेट दे दी। अगर इस टेबलेट देने के बाद यूरिन की ऑस्मोलरिटी क्या हो गई, तो इसका मतलब इस ड्रग ने किस जैसा काम किया, एडीएच, और एडीएच का काम रिटेंशन ऑफ वाटर है। तो ये ड्रग अगर रिटेंशन ऑफ वाटर करे तो फिर ज्यादा पानी यूरिन में जाएगी कि बॉडी में आएगी, बॉडी में आएगी। तो यूरिन के अंदर पानी का मिकदार हो कम होगा तो सल्यूट का लेवल ज्यादा, तो ऑस्मोलरिटी ज्यादा होगी। अगर आप ये ड्रग देंगे भी, लेकिन अगर मेन इशू कहां पे है, किडनी, तो इस ड्रग देने के बाद ये काम कर सकेगा, नो। तो अगर ये ड्रग देंगे ना, इसका काम रिटेंशन ऑफ क्या है, वाटर है। अगर कौन सी चीज काम कर रही है, किडनी, लेकिन अगर किडनी खराब है तो ये काम कर सकेगा, तो रिटेंशन ऑफ वाटर हो नहीं होगा, तो ज्यादा वाटर रिटेन होगा फिर यूरिन में जाएगा, यूरिन में जाएगा तो सल्यूट लेवल क्या रहेगा, कम। तो अगर इस ड्रग के देने से ऑस्मोलरिटी ज्यादा होती है, इट्स मीन कि इसने काम किया है, तो फिर इशू किडनी में नहीं है, इशू कहां पे है, ब्रेन में। तो ये सेंट्रल डायबिटीज इंसिपिडस है। और अगर आप ये ड्रग देंगे और देने के बावजूद भी काम ना करे, तो फिर इशू कहां पे है, किडनी में। तो ऑस्मोलरिटी कम का मतलब नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस है। अब समझ गए कि नहीं। इसी तरह के क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में लाते हैं और टेस्ट करते हैं कि आप लोग को पता भी है कि नेफ्रोजेनिक और सेंट्रल में क्या फर्क आता है। ठीक है जी। तो फिर से सुने, व्हाट इज डेस्मोप्रेसिन एसीटेट। ये एक मेडिसिन है जो किस हार्मोन जैसा काम करता है, एडीएच, और इसका काम रिटेंशन ऑफ वाटर है। तब ये करेगा जब ये किस पे काम करेगा, V2। अगर V2 काम ही नहीं करता तो फिर अगर आप ये देंगे भी तो ये काम नहीं करेगा, तो ऑस्मोलरिटी पे कोई असर हो नहीं पड़ेगा। जो पहले से लो था उसी तरह ही लो आएगा, क्योंकि रिसेप्टर ही खराब है। लेकिन अगर रिसेप्टर ठीक है तो फिर ये रिटेंशन ऑफ क्या करेगा, वाटर करेगा। और जब ज्यादा वाटर बॉडी को देंगे तो यूरिन में सल्यूट का लेवल क्या होगा, ज्यादा, वाटर कम हो जाएगा, तो ऑस्मोलरिटी हाई हो जाएगी। ठीक है जी। चलिए ब्रेक करें, शाबाश, 10 मिनट ब्रेक करें, फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ। दोनों की फीचर सेम है, दोनों को इसी टेस्ट पर डिफरेंशिएट करते हैं कि सेंट्रल है कि नेफ्रोजेनिक है। दोनों पोलीयूरिया पोलीडिप्सिया के साथ आते हैं। ठीक है जी। ब्रेक करें 10 मिनट, फिर नेक्स्ट लेक्चर ले रहा हूँ।